Hello everyone, welcome to the Vedant Education channel, Vedant Education. Today we are having class on ongoing chapter electrochemistry and this is the class 12 science. चलिए बच्चों, जैसा कि आप टॉपिक देख पा रहे होंगे, इससे पहले तक हमने कुछ सेल्स जो थे, इम्पोर्टेंट बैटरीज जो थी, उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। जो बैटरीज थी जो हमने डिस्कस किया था उसमें एक लेक्लांसे सेल था। इसके अलावा उसमें हमने बटन सेल की बात की थी। उसके अलावा हमने उसमें लेड स्टोरेज बैटरी सीसा संचायक सेल की बात की थी। और आज जो नया टॉपिक है वो आपके सामने है, जिसको हम कैडमियम निकल का संचायक सेल बोल सकते हैं। देखो, इन सेल को संचायक सेल बोल रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक जैसे लेड स्टोरेज बैटरी सीसा संचायक सेल हमने बोला था, इसमें भी एक संचायक वर्ड अपन लगा रहे हैं, इसको अपन बोलते हैं स्टोरेज, इंग्लिश में अगर यूज़ में करते हैं। जैसे लेड स्टोरेज, उसमें क्या होता था, लेड पीबी जो है वो स्टोर हो जाता था इलेक्ट्रोड के ऊपर, और जब सेल काम करता था तो वो पीबी SO4 के रूप में क्या होता था, उस बैटरी में सेल में जाकर के स्टोर हो जाता था। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। कैडमियम जो है वो कैडमियम ऑक्साइड के रूप में जाकर के स्टोर हो जाता है, इसी का संचय होना बोलते हैं, और इसीलिए हम इन सेलों को क्या बोलते हैं, संचायक सेल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात। आप देखिए कि ये वाला जो सेल है ये भी क्या है, एक सेकेंडरी सेल है, जैसा कि मैंने लिखा है इसमें। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि ये भी क्या है, एक द्वितीयक सेल है, और द्वितीयक सेल है जो किससे बना हुआ है, कैडमियम और निकेल से बना हुआ है। ठीक है, अब देखो इसका वोल्टेज कितना है, 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके पावर है, वोल्टेज है। और इसकी क्या खासियत है कि अगर कार्य अवधि के आधार पे देखेंगे तो ये जो आपका सीसा संचायक सेल था, लेड स्टोरेज बैटरी, उससे बढ़िया होता है ये, लेकिन इसकी कॉस्टिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लागत बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से इसका प्रयोग बहुत कम होता है, ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, देखो अब अगर आप इसमें कंस्ट्रक्शन की बात करते हो तो इसमें क्या है, ये एक सेल होता है और इसमें ये बहुत सारी प्लेट्स होती हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी भी एक रोलर ले लिया हमने ये, और इसके ऊपर हम पन्नियाँ चिपका दें और फिर यहाँ से काटेंगे तो पन्नियाँ क्या होंगी, ऐसे एक एक अपन यहाँ से अलग कर सकते हैं। वैसे ये क्या होती है, ये इसमें लेयर्स हैं अलग अलग। तो इन लेयर्स में से जो आउटर लेयर्स वगैरह होती हैं वो तो कौन है, एनोड होती है, कैडमियम से बनी हुई है, मतलब इसका पूरा खोल इसके कांटेक्ट में है, तो ये सारा क्या है, नेगेटिव एनोड होता है। अंदर की जो लेयर्स होती हैं वो कैथोड की तरीके से वर्क करती हैं, और इसमें KOH क्या है, वैद्युत अपघट्य भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये है हमारा कैडमियम निकल सेल, जिसका कंस्ट्रक्शन इस टाइप से है। अब देखो कार्य कैसे करेगा, जैसे ही हम क्या करेंगे, सेल को यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ से और यहाँ से इसको सर्किट में जोड़ेंगे तो नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पॉजिटिव में जाएगा, एंड सो ऑन। क्या होगा, सेल काम करेगा, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो जनरेट हो रहा है उसमें कौन सा रिएक्शन होगा, एनोड का। ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा है ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन देना मतलब ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन किसका होगा, कैडमियम का। इलेक्ट्रोलाइट जो आपका वैद्युत अपघट्य है, ठीक है, कौन है, KOH, उसके से OH और कैडमियम रिएक्ट करके CDO और H2O लिबरेट कर रहा है। ये दो इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, ये कैडमियम दे रहा है, जिससे क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण हो गया, किसका, कैडमियम का। ये दोनों इलेक्ट्रॉन सर्किट से, परिपथ से होते हुए कहाँ पहुँचे, कैथोड पे, जहाँ पे निकल का ट्राई हाइड्रोक्साइड। आप बोलेंगे कि भैया निकल तो हमने क्या लिया है, NiO2 लिया हुआ है। यहाँ देखिए NiO2 लिया है, लेकिन आप तो यहाँ लिख रहे हो निकल का OH होल क्यूब लिख रहे हो, मतलब हाइड्रोक्साइड लिख रहे हो। तो बच्चों क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ बनते हैं उनसे इसका क्या हो जाता है, हाइड्रोक्साइड में कन्वर्जन हो जाता है। तो डोंट वरी, रिएक्शन में कौन पार्ट लेता है, निकल के हाइड्रोक्साइड, ये NiOH3 पार्ट लेते हैं। इससे मिले हुए इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके इसका अपचयन हो गया। ज़रा देख सकते हैं आप, OH पे कितना माइनस होता है, हाइड्रोक्साइड पे कितना माइनस होता है, -1 होता है ना। तो कितने हैं, 3 है, तो इस पर कितने प्लस आ गए, प्लस का 3। यहाँ देखो कितने OH हैं, 2, तो इस पर प्लस का कितना आ गया, 2। दिस इज द वे हाउ रिडक्शन ऑफ द निकल इज टेकिंग प्लेस। निकल का अपचयन कैसे हो रहा है, +3 से +2 के अंदर ये आ गया है। समझ में आ रही बात। अब आप ऐड ऑन कर दीजिए, इसके लेफ्ट में क्या है, CD, और क्या है, OH, लेकिन ये OH इतना ही इसके राइट में है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसका लेफ्ट देखो, NiOH3 ये आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इससे कैंसिल हो गया, इसलिए नहीं आ रहा। इसके राइट में CDO, H2O, इसके राइट में क्या है, डाई हाइड्रोक्साइड,
OH2 ये मैंने लिख दिया, ये इससे कैंसिल हो गया था। दिस इज द कंप्लीट सेल रिएक्शन। यही दो चीज़ें पूछता, आपको डायग्राम पूछ लेगा और इस रिएक्शन के बारे में पूछ लेगा जिसमें ये कार्य अवधि के अंदर इंट्रोड्यूस होता है। समझ में आया बच्चों? तो ये है आपके पास निकल कैडमियम का सेल है। और इसके आगे अब अपन नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे वो आता है आपके पास फ्यूल सेल, ईंधन सेल जिसको कहते हैं। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा अलग आएगा, अब तक हमने जो पढ़े हैं उनसे सबसे थोड़ा सा अलग चलेगा। देखिए किस टाइप का होता है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट है हमारे पास ईंधन सेल, ठीक है ना, इसको बोलते हैं फ्यूल सेल। बच्चों ध्यान दीजिए, सेल हम विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त कर रहे हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने के कई हमारे पास तरीके हैं, कई प्रकार के सेल हमने अभी तक पढ़े हैं। जैसे हम बात करें ऊष्मीय विद्युत उत्पादन की हम बात करते हैं, जिसमें थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, ताप विद्युत घर होते हैं, है? जैसे कोटा में है ताप विद्युत घर, और जैसे परमाणु विद्युत घर होते हैं जहाँ पे कोयला होता है उसको जलाया जाता है, उससे भाप बनाई जाती है पानी की और फिर उसे टरबाइन घुमाते हैं, ऐसा है। जिसमें पेट्रोलियम भी यूज़ करते हैं, डीजल के इंजन होते हैं, वो बड़े बड़े इंजन होते हैं, मशीनें होती हैं, वो टरबाइन को, जनरेटर को घुमाती हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। समझ रहे हैं बात को? ठीक है। तो ये सभी जो हैं उनको आप क्या कहेंगे, ताप विद्युत घर बोलेंगे। आप बोल सकते हैं कि भाई पेट्रोलियम से चलने वाले हैं, डीजल वगैरह से चलने वाले। ये सब कहाँ से आया? डीजल, पेट्रोल, कोयला, ये कहाँ से आया? जीवाश्मों से आया ना, जीवाश्म ईंधन है ये, ठीक है, वहाँ से निकल के आ रहा है। तो उससे क्या होता है? पॉल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। मैं ये चीज़ यहाँ लिख देता हूँ। विद्युत उत्पादन के पुराने तरीके जैसे ताप विद्युत घर आदि में जीवाश्म ईंधन प्रयुक्त होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। लेकिन ये सब प्रदूषण करते हैं तथा इनकी दक्षता, बात पे ध्यान देना बच्चों, इनकी दक्षता 40% ही होती है। इस पे गौर करना, इस बात पे। इनकी दक्षता कितनी होती है? ओनली 40%। तो दक्षता को समझिए कि दक्षता का मतलब है कि आपको किसी भी इंजन को 1 लीटर डीजल डाला, मान लीजिए उसमें 1 किलो जूल एनर्जी है ना, ऊर्जा की बात करते हैं हम तो, है ना, उस ईंधन की क्वांटिटी की बात नहीं करते हैं हम तो, ऊर्जा की बात कर रहे हैं कि वो कितनी ऊर्जा दे सकता है। मान लीजिए उसने 1 किलो जूल ऊर्जा दी, ठीक है, डायरेक्ट उस डीजल में ताकत थी इतनी। लेकिन जब उससे हमने क्या किया, उसको इंजन में डाला, इंजन से जनरेटर घुमाया और जनरेटर से विद्युत धारा उत्पन्न की, और फिर देखा कि भैया 1 लीटर डीजल के जलने से 1 किलो जूल जितने पावर की विद्युत धारा नहीं बन रही है। कितनी बन रही है? 40.4 ही बन रही है। तो ये क्या आ गई इसकी? 40% दक्षता। तो जितना एनर्जी इस फ्यूल में होती है उसकी 40% ही क्या आती है? विद्युत धारा बन सकती है। ये है इनकी दक्षता का होना। अब दूसरी तरफ अपन देखते हैं, दूसरी तरफ देखते हैं हम, यदि हम किसी ईंधन को डायरेक्ट ही क्या कर दें, सीधे तौर पर विद्युत धारा में बदल दें, आपस में अभिक्रिया कराकर। यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं, कोयले को जला रहे हैं, जलवाष्प बना रहे हैं और फिर टरबाइन घुमा के विद्युत धारा बना रहे हैं। अब इतना लंबा चौड़ा काम है तो हमें मालूम है ये कि हर एक सिस्टम में कोई भी तंत्र है उसमें ऊर्जा का हास होता है। तो कितने तंत्र के बीच में से कोयला जला, पहले वहाँ पे नुकसान हो गया हीट का, उसके बाद पानी को हमने वैक्यूम वेपर में कन्वर्ट किया, वहाँ पे नुकसान हो गया, फिर टरबाइन घुमाए, वहाँ पे नुकसान हो गया। लॉस ऑफ द एनर्जी इज हाई।
वो ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भैया रिएक्शन करा दो, उस ईंधन को आपस में रिएक्ट करा दो और डायरेक्ट ही सीधे तौर पर क्या कर दो, विद्युत धारा में बदल दो, तो नुकसान कम होगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ईंधन सेल बोलते हैं। देखिए जब ईंधन जैसे H2O2 CH4 आदि को अभिक्रिया द्वारा सीधे तौर पर विद्युत में बदलते हैं तो इसे ईंधन सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ईंधन सेल कहते हैं। ध्यान देना बच्चों, इसकी क्या खासियत है, इसकी दक्षता 70% होती है, ठीक है। कितनी, 70%। वो वाले जो थे उनकी कितनी थी, 70% नहीं थी, कितनी थी, 40। और ईंधन सेल जो है उसकी कितनी, 70%। तथा प्रदूषण भी नहीं करता। बोलो, समझ में आ गई क्या बात? क्योंकि यहाँ तो रिएक्शन होगी, रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लो, काम में ले लो, और उसमें से क्या हो गई, विद्युत धारा जनरेट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे प्रदूषण भी नहीं हो रहा है। अरे भाई ये तो बहुत अच्छी बात है ना, प्रदूषण हो रहा है और ऊर्जा भी हमें ज़्यादा मिल रही है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो हमने खुशी खुशी क्या किया, ईंधन सेल को काम में ले लिया, ठीक है। अच्छा देखो, एक चीज़ देखो, थोड़ा सा यहाँ पे जनरल नॉलेज की बात है। सबसे पहले इस सेल को, है ना, कौन सा, ईंधन सेल, इस सेल को नासा क्या है, इंटरनेशनल अमेरिकन स्पेस का वो है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, नासा ने अपोलो मिशन में इसका प्रयोग किया था। अरे क्यों किया था बच्चों? क्या है नासा, आप जानते हैं, एक स्पेस है, अंतर्राष्ट्रीय अमेरिकन स्पेस है, ठीक है। अब देखो ये अपोलो मिशन क्या है, अपोलो मिशन है, उसने जो चांद पे और यहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स भेजते हैं ना, इंसान को भेजते हैं तहकीकात के लिए, एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं उनको, वो भेजे थे स्पेसशिप में अपने में, ठीक है। तो वहाँ पे उनको क्या चाहिए, वहाँ जाने के लिए वो क्या करते हैं, महीनों तक वहाँ रुकते हैं, लेकिन काम उस स्पेसशिप के अंदर ही रहते हैं, वहीं सोते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं काम करते हैं, वही उनकी दुनिया होती है, उससे बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि बाहर ऑक्सीजन नहीं होती है, प्रेशर अलग होता है, ठीक है, कई चीज़ों का डर होता है। तो वो उस स्पेसशिप के अंदर रहते हैं, और उस स्पेसशिप के अंदर फिर उनको क्या चाहिए, कंटिन्यूअस एनर्जी भी चाहिए, ऊर्जा भी चाहिए, विद्युत धारा भी चाहिए सिस्टम को चलाने के लिए और ये सब कामों के लिए, है ना। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, उसके लिए उनको क्या चाहिए, बैटरी बैकअप चाहिए। अब वो इतनी बड़ी बड़ी बैटरियाँ लेके जाएंगे 1 महीने के पावर की, तो क्या होगा, उनके स्पेसशिप का वजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो जा नहीं पाएंगे, है ना। नहीं लेके जाएंगे तो काम कैसे करेंगे, उनको पीने के लिए पानी भी चाहिए, वो भी ले जाना पड़ेगा, वो भी बड़ा उनको दिक्कत करेगा, है ना, कैरी करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो जो आपका ईंधन सेल है उसकी यही खासियत होती है कि ये विद्युत धारा तो देगा ही देगा, है ना, क्योंकि सेकेंडरी सेल है, द्वितीयक सेल है, वो तो देगा ही देगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या करता है, ये जल भी उत्पन्न करता है, और उसी वजह से क्या है, इसको वहां पे यूज किया गया था, ठीक है। अब देखो इसका निर्माण, इस सेल में 2 सैरंध्र ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, सैरंध्र, उनके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं, ठीक है। निर्माण तथा
कार्यविधि, ठीक है ना। एनोड से H2 गैस तथा कैथोड से O2 गैस को विद्युत अपघट्य NaOH के माध्यम में गुजारते हैं, जहां ये अभिक्रिया कर जल का निर्माण करती है। अरे भैया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आप रिएक्ट कराओगे तो क्या बनता है? वाटर बनता है ना। अब ध्यान देना, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कैसे फिर उस रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। इसका मतलब तो हम लैब में भी अगर जल का निर्माण करें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन से तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी क्या? देखिए उसके लिए आपको सर्किट चाहिए, इलेक्ट्रोड चाहिए, तब तो मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। देखो क्या होता है बच्चों, जैसे आपने क्या किया, H2 और O2 को आपस में रिएक्ट कराया तो क्या बन गया? 2H2O बन गया। ठीक है क्या बच्चों? बड़े ध्यान से समझना। यहाँ पे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितने दिए हुए दे रखे हैं या ले रखे हैं? बताओ। कुछ भी नहीं ले रखे हैं ना, जीरो है। ऐसा है अभी ये खुद से खुद को इलेक्ट्रॉन नहीं देता, लेता है अभी कोई भी ऑक्सीकरण अवस्था नहीं है। इसकी भी नहीं है, इसकी भी जीरो है। लेकिन यहाँ देखो ऑक्सीजन की कितनी है? -2 और इसकी कितनी है? +1। मतलब हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन किसको दे रखे हैं? ऑक्सीजन को। अब बोलो कि भैया ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण तो हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा बहती है, तो क्यों नहीं इन दोनों को दूर दूर रख दो, इधर हाइड्रोजन को इधर ऑक्सीजन को। ये जैसे इलेक्ट्रॉन देगा इसको तो खुद H+ हो जाएगा और ये लेकर के O2- हो जाएगा। अब मिला दो, वाटर बन गया। तो काम तो वही हो रहा है, वाटर एक्सचेंज तो हाइड्रोजन इसी को दे रहा है, लेकिन इस परिपथ से होकर के अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो हमें विद्युत धारा भी मिलेगी बच्चों। इसलिए हम क्या करते हैं, इस अभिक्रिया को, जो H2 और O2 से जल बन रहा है ना, इस अभिक्रिया को हम क्या करते हैं? सेल के माध्यम से करवाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? जल भी मिलता है। उसी पानी को वो पी करके सरवाइव करते हैं। वो कौन? अरे कौन? ध्यान दो, वो कौन? वो जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो स्पेसशिप में, नासा के स्पेसशिप में गए थे ना, वो एस्ट्रोनॉट्स क्या करते हैं? इस सेल में बनने वाले जल को पीते हैं, इस सेल से बनने वाली विद्युत धारा को काम में लेते हैं। ये दोनों क्या है? इलेक्ट्रोड है, माइनस एनोड प्लस कैथोड। ठीक है। सैरंध्र इलेक्ट्रोड। देखो हमने क्या लिखा है वहां पे? एनोड जो है उधर से कौन सी गैस आएगी बच्चों? H2, और कैथोड की तरफ से कौन सी आएगी? O2। और इत्थे क्या भर रखा था हमने? बताओ। NaOH भर रखा था। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, क्या देखो? इन गैसेस का रंध्रों से अंदर की तरफ जाना, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एनोड पे हाइड्रोजन डोनेट करेगा, वो इधर से चलेगा और इधर समा जाएगा, और इस पूरी कहानी में इन दोनों के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रिएक्ट करने से इधर से क्या बन के आएगा? बाई प्रोडक्ट। इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा? H2O बनेगा, जल बनेगा। बोलो बच्चों, समझ में आती है क्या बात? अब देखो भैया, आपको अगर बोले कि एनोड की रिएक्शन बताओ फिर क्या होगा, तो एनोड पे तो ऑक्सीकरण होना चाहिए, और ऑक्सीकरण किससे हो जाएगा? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन देने से हो जाएगा ना। मैं इसको 2H2 करके 4 हाइड्रोजन करके 4 ही इलेक्ट्रॉन कर सकता हूँ। क्या कर दिया भैया? क्या नहीं कर सकता? मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ ना। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना, ये जीरो ऑक्सीकरण अवस्था है। और कैथोड पे क्या हो जाएगा? अरे बच्चों, कैथोड पे क्या हो जाएगा? अच्छा देखो यहाँ पे एक छोटा सा चेंज है, अपने को क्या करना है? पानी भी तो चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे? वाटर जो है उसको जनरेट करते हैं। ठीक है। देखो जो विद्युत अपघट्य आपके पास है NaOH, वहां से कौन आ गए?
OH माइनस। देखो 4H2O हैज बीन प्रिपेयर्ड, 2 2 जा 4 और 4H, 8 हाइड्रोजन हो गया ना, 4 2 जा 8 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, 4 ऑक्सीजन हो गए। ये रिएक्शन देखो, ठीक है। अब कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे चल करके कैथोड पे आएंगे। कैथोड पे कौन बैठा है? ऑक्सीजन बैठा है। वो क्या करेगा? कुछ ऐसा काम करेगा कि आपको सदमा तो नहीं लगेगा। वो क्या कर देता है? देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ और 2 यहाँ, तो 4 OH माइनस का जनरेशन कर देता है। समझो कहानी को, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए ना, इस वजह से विद्युत धारा बहेगी। जोड़ो, कितना हाइड्रोजन? 2H2, ठीक है। कितना ऑक्सीजन? O2। कितना OH? 4। इसके राइट में इसके लेफ्ट में कैंसिल, इलेक्ट्रॉन 4, राइट लेफ्ट कैंसिल, ठीक है। तो मतलब यहाँ कुछ नहीं बचा H2 के अलावा, यहाँ कुछ नहीं बचा या बचा? बताओ। ये वाटर मॉलिक्यूल तो बच रहा है ना बच्चों, बच रहा है ना। लेकिन देखो 2 इधर है और 4 इधर, तो ये 2 तो पूरे कैंसिल हो गए, इधर 2 बच जाएंगे। मतलब लेफ्ट साइड में वाटर नहीं आएगा, तो राइट साइड में क्या आएंगे? इसमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल, 2H2O। समझ में आई क्या बात? मतलब अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते तो इस टाइप से रिएक्शन होगी, बैलेंस। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। अब आप ये कहेंगे कि सर, जब आप बोल रहे हो कि भैया वाटर पानी पीने के लिए काम में आ जाएगा, तो ये तो रिएक्शन में, इस रिएक्शन में बना, इसमें वापस चला गया, पिएंगे क्या हम? क्या पिएंगे हम? तो प्यासे मर जाएंगे, तसाई मर जाएंगे। तसाई मरते हैं क्या, है ना? हाँ, प्यासे मर जाएंगे। तो भैया ध्यान दो कि कितने मोल्स बने हैं यहाँ, 4 मोल्स ऑफ H2 आर बीन फॉर्म्ड, और कितने पिए रिएक्शन में? 2 बचे ना, 2 हमारे लिए। ये देखो फाइनल रिएक्शन में देखो 2 मोल्स ऑफ H2O आर बीन सेफ। पी लो भैया आराम से, तसाया मत मरो, है ना। तो ये है हमारे पास ईंधन सेल, और इसमें ये होती है कार्यविधि। अब इसमें मैं एक छोटी सी बात आपको और बोल दूं कि यहाँ प्लैटिनम तथा पैलेडियम के चूर्ण काम या प्रयुक्त करते हैं ताकि अभिक्रिया तीव्र हो, है ना। तो क्या है ये है आपके कैटालिस्ट, उत्प्रेरक, जो क्या कर देंगे? इस अभिक्रिया को तेज कर देंगे, तीव्र कर देंगे, दौड़ा देंगे अभिक्रिया को। दौड़ो जल्दी जल बनाओ, तसाई लग रही है ना। वाटर को जल्दी फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज द फ्यूल सेल, ये ईंधन सेल है, उसके बारे में पूछे जा सकने वाले क्वेश्चंस हैं। आप ध्यान दीजिए, आपको डायग्राम पे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, आपको इसके मैकेनिज्म, रिएक्शंस पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको बोलेगा कितने जल के अणु बनेंगे, तो आप बोलेंगे 2 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल ऑक्सीजन दे देगा क्या? 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है क्या बच्चों? आर यू ओके विद दिस? आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके जैसा भी आपको ठीक लगे नोट्स लिखते चलिएगा। ओके, चले आगे बढ़े। लास्ट टॉपिक देखिए इस चैप्टर का, आज की क्लास का और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है अब हमारे पास में। वो क्या है? संक्षारण। अरे भैया मेरे शब्दों पे ना जाओ, मेरी भावनाओं पे जाओ। मेरी भावना ये है कि मैं संक्षारण पढ़ाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। आप संक्षारण बोल रहा हूँ मैं, है ना। कुछ उल्टा सीधा मत सुनना, सही सुनना है। क्यों? नहीं तो मैं आपके कान का ऑपरेशन करवा दूंगा, पर्दा फाड़ दूंगा। है, हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक संक्षारण। क्या पढ़ रहे हैं? संक्षारण। इसको ये भी कहते हैं, इसके 2 नाम है, डबल रोल है, कोरोजन। अरे भैया इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोरोजन, संक्षारण। देखो इसके हम गहराई से बात करते हैं, क्या चीज़ है, लफड़ा क्या है, यहाँ पे अपने को पढ़ना क्या है, पूछेगा क्या। संक्षारण का मतलब है कि कोई भी धातु को आप नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में रखते हैं तो उसकी सतह का ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है। उसी को संक्षारण कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। समझ में आ रही है क्या बात आपको? है भैया, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो ऑक्सीकरण तो होगा ही होगा ना, है। अच्छा, अब देखो संक्षारण के एग्जांपल्स बताता हूं मैं आपको। देखो लोहे का कोई भी टुकड़ा ले लो, कोई भी इक्विपमेंट ले लो, बारिश का मौसम है, बाहर पटक दो रात को,
सुबह उठ के देखोगे तो क्या होगा, उसमें ब्राउन ब्राउन लेयर जब जम जाती है ना, वो क्या है, उसका संक्षारण है। उसकी सतह पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीडाइज्ड ऑक्सीकृत लोहा है उसकी सतह पर, भूरा वाला, उसी को बोलते हैं संक्षारण, कोरोजन। आप कॉपर की बात करते हैं, कॉपर के बर्तन होते हैं हमारे, प्योर कॉपर के, पीतल की बात नहीं कर रहा हूँ, मिक्सर होता है वो तो ठीक है, उनके ऊपर लेयर जमी होती है जिसमें कई बार हम सब्जी वगैरह बनाते हैं, नो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ प्योर कॉपर के, जैसे आपकी पानी पीने का जग होता है ना, उसके अंदर क्या है, वो उस पर हल्की हल्की सी ग्रीन ग्रीन सी लेयर जमा हो जाती है, वो क्या है, उस कॉपर का संक्षारण है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। जैसे चांदी है, जैसे आपका एल्यूमिनियम है, नया नया होता है तो बड़ा चमकता है, कुछ दिनों बाद में क्या होता है, उसकी सतह की चमक कम हो जाती है, वो क्या है, उसकी सतह का ऑक्सीकरण है, संक्षारण है, ठीक है। तो देखो जरा, धातु के नमी व वायु, अब वायु के अंदर ऑक्सीजन तो होगा ही ना, वायु के संपर्क में आने पर सतह का ऑक्सीकरण हो जाता है, इसे संक्षारण तथा उस ऑक्सीकृत धातु को संक्षारित धातु कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, संक्षारित धातु कहते हैं। अच्छा बच्चों, ये जो संक्षारण है, इससे हर साल हमें बहुत सारा नुकसान होता है। जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उनमें लोहा लगा हुआ है, जैसे हमारे इक्विपमेंट्स हैं, सरकार के इक्विपमेंट्स होते हैं, हमारे व्हीकल्स होते हैं, हमारे पुल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, तो वहाँ पे हर तरीके से कई रूप में लोहे का प्रयोग होता है और भी धातुओं का प्रयोग होता है। तो आप ये देखेंगे कि जंग लगने से उनका नुकसान होता है, धातु की लाइफ जो होती है, ठीक है, आयु जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो मैं कहूँगा लोहे पर भूरी रंग की परत जमना, इसको क्या है, ये एक एग्जाम्पल है ना। कॉपर पर हरी रंग की परत जमना है, जैसे चांदी या एल्यूमिनियम की चमक कम होना, ये सब क्या है, संक्षारण के, जंग लगने के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। देखो लोहे की सतह पर भूरी रंग, लोहे के केस में, केवल लोहे के केस में जो संक्षारण है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, जंग लगना बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, जंग लगना, रस्टिंग, क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। समझ में आ रही है क्या बात, क्या कहेंगे, रस्टिंग। बाकी के केस में नहीं कहेंगे, चांदी वगैरह को रस्टिंग नहीं बोलते हैं। कोरोजन तो सभी हैं, लेकिन लोहे के जो कोरोजन होती है उसको रस्टिंग भी बोलते हैं, जंग लगना, है ना। जंग जानते हैं, टीपू सुल्तान और उनके होती थी राजा महाराजाओं के, वही जंग है ये, है, समझते हो क्या, ब्राउन कलर की लेयर जम जाती है, यस। देखिए अब मैं एग्जांपल लेता हूं, लोहे पर जंग लगना। अब हम क्या करेंगे, लोहे के ऊपर जंग जो लग रही है, उसका संक्षारण जो हो रहा है उसको समझेंगे कि कैसे संक्षारण हो रहा है, क्या रंग होगा, क्या अभिक्रिया होगी, क्या ताम है और क्या जाम है, ये अपने को यहाँ देखना है, ठीक है क्या बच्चों। आर यू रेडी फॉर दिस, ओके। चलिए अब देखो, लोहे को हम क्या करते हैं, नमी के संपर्क में रख देते हैं, ऑक्सीजन मिलती रहे उसको, उसका अगर ताप बढ़ जाए, अगर वो जो पानी है उसमें नमक घुला हुआ है, मतलब एल्कलाइन नमक वाला पानी है, ये सब क्या करते हैं, इसको संक्षारण को बढ़ाते हैं। देखो लोहे पर अगर आप देखोगे तो लोहे, देखिए जंग लगने में लोहे का टुकड़ा
कई छोटे सेलों की भांति कार्य करता है, जिससे उसका एक सिरा एनोड तथा दूसरा कैथोड बन जाता है। अब एनोड पे क्या होता है बच्चों? एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है ना। ऑक्सीकरण होने से धातु Fe किस में बदल जाएगी? Fe2+ में बदलती है। किस्मत बदल गई उसकी धातु की, है किस्मत बदल दी ना। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने कहा कि भैया उसका जो लोहे का जो टुकड़ा है उसका एक किनारा तो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने कहा कि भैया ये लोहे का टुकड़ा है, ये लोहे का टुकड़ा है और यहाँ पे क्या हुई, जंग लगी थी, लोहे का टुकड़ा। ठीक है, लोहे का टुकड़ा। अब देखो यहां से क्या हो रहा है, यहाँ पे ये वाला हिस्सा क्या बन गया? एनोड बन गया। ये वाला हिस्सा क्या बन गया? कैथोड बन गया। एनोड पे ये जो Fe था वो किस में बदल गया? Fe2+ में बदल गया। समझ में आ रही है क्या बात? और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पहुंच जाएंगे? इस वाले हिस्से पे, ये कैथोड है और यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन H+ और इलेक्ट्रॉन क्या बदल देंगे? H2O में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ में आ रही है ना बात? ये मैंने यहाँ पे तोड़ा क्यों है इसको? इससे हमें नजर आ रहा है कि यहाँ से आयरन जंग में बदल करके चला गया। चला कहाँ गया? मतलब गिर जाता है नीचे, जंग की पपड़ी आ जाती है, गिर जाती है, वो उसके ऊपर नहीं रहती है। क्लियर है क्या बात? देखो यहाँ पे एनोड पे क्या हुआ? एनोड पे क्या हुआ? धातु जो थी Fe उसने क्या कर लिया? Fe2+ बना दिया, है ना। और कैथोड पे नजर डालना, कैथोड पे क्या हुआ बच्चों? कैथोड पे एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन थी, ठीक है नहीं थी? ठीक है, उस पे आया H+ और आए इलेक्ट्रॉन्स। और क्या बन गया ये? 2H2O। अब जरा गौर कीजिए, ये भी हमें समझ में आता है कि भैया ये तो लोहे का टुकड़ा था जिसका ऑक्सीकरण हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए। कैथोड पे वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल करके इधर आ गए, क्योंकि ये तो जुड़ा हुआ है ना, एक कोना एनोड है, चल के इधर कैथोड की तरफ आ गए। ऑक्सीजन वायुमंडल की है, ठीक है, हमें समझ में आती है। हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन आयरन के ही है, वही यहाँ से चल के इधर आए हैं। ये H+ कहाँ से आया? देखो वायु की CO2 तथा जल कार्बोनिक अम्ल बनाता है जो H+ प्रदान करता है। ये जो H+ है ना, ये वाला है। कैसे? H2O + CO2 क्या बन रहा है? H2CO3। दिस इज द कार्बोनिक एसिड। और एसिड क्या देता है? H+। तो यहाँ से देखो 2 H+ आ रहे हैं, तो एक कार्बोनिक एसिड से 2 H+ आ रहे हैं, तो इस एसिड से ये H+ आया, जल का अणु बन गया है, ये रिएक्शन हो गई। ठीक है, देखो वायुमंडल की ऑक्सीजन Fe2+ को पुनः ऑक्सीकृत कर Fe3 में बदलती है, जो जल के साथ जंग रस्ट का निर्माण करता है। और उसका फॉर्मूला बताऊं क्या है बच्चों? Fe2O3.XH2O।
समझ में आ गई क्या बात? XH2O है ना, वो जल के अणु वेरी करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो ये है लोहे के टुकड़े पे जंग लगने की क्रियाविधि। बोलो समझ में आती है कि नहीं आती आप लोगों को? होपफुली आप लोगों को ये बहुत बढ़िया से समझ में आ गया है कि कैसे लोहे के टुकड़े पे जंग लगी, कैसे लोहे का टुकड़ा एक सेल की तरीके से कार्य कर रहा है। ठीक है, चले आगे चले। अब देखो इसको जंग जो लगी है इसको कौन चीज बढ़ाती है? ठीक है, यहां मैं लिख दूं क्या? यहां मैं लिख देता हूं संक्षारण लिखता हूं मैं ना। संक्षारण को निम्न कारण बढ़ाते हैं। देखो कौन कौन है। पहला कारण तो क्या है इसमें? धातु का अशुद्ध होना। ठीक है, दूसरा देखो धातु का लवणीय जल तथा ताप के संपर्क में आना, है ना। देखो बच्चों क्या है, ये एक सेल ही तो है। सेल में क्या हो रही है? अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन हो रही है। और अभिक्रिया को क्या चाहिए? ऊर्जा। अगर ताप देंगे तो अभिक्रिया तेज होगी तो क्या होगा? संक्षारण ज्यादा होगा, है। धातु को लवणीय जल में क्या होता है? जंग ज्यादा लगती है। बारिश के दिनों में ज्यादा जंग लगती है ना, क्यों? क्योंकि बारिश में जो एनवायरमेंट के जो लवण है वो घुल करके आते हैं, तो जंग ज़्यादा लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि यहाँ पे सेल बन रहा है। देखो सेल बन गया ना, एनोड कैथोड हो रहा है। ठीक है बच्चों, और अगर आप ये देखें कि भैया सेल में हमने शुरुआत में कहा था कि जब भी कोई सेल पढ़ोगे तो उसमें लवण के होने की बात जरूर बोली जाएगी कि इसमें लवण होता है, KOH, NaOH, व्हाटएवर। और अगर भैया सेल है और यहाँ लवणीय जल आपने ले लिया तो उसको तो अच्छा ही हो गया ना, उसके लिए तो लवण मिल गया है उसको काम करने के लिए, तो ज़्यादा काम करेगा। ठीक है, अच्छा धातु अगर अशुद्ध होगी तो भी क्या करते हैं? जंग ज़्यादा लगती है। ठीक है, अच्छा अब इतना काम हो गया, सारी बातें हैं, लफड़ा हो गया हमारे पास में, जंग लग गई, लोहा खराब हो गया, पुल टूट गया, तो उसको संक्षारण को निवारण के भी तो उपाय होंगे, रोकथाम भी तो करनी पड़ेगी ना हमें कि भैया कैसे रोकें। देखो जो कारण है ना बच्चों, उस पे फोकस करो। कैसे हुई थी संक्षारण? क्यों हुआ था? क्योंकि सतह को, जो धातु है उसकी सतह किसके संपर्क में आ रही थी? वायु और जल या नमी के संपर्क में आ रही थी, इसलिए ऐसा सब कुछ हो रहा था। तो रोक दो ना, उनके संपर्क को रोक दो, उनको मिलने ही मत दो। तो कैसे रोकें उनको मिलने से? बताओ, आप बताओ कैसे रोक सकते हैं उनको मिलने से? उसकी जो सतह है धातु के, उस पे क्या कर दो? कोई ना कोई लेप लगा दो। देखो मैं क्या लेप लगा सकता हूं। धातु की सतह पर ग्रीस, डीजल, केरोसिन, रंग आदि प्रयुक्त करने से सतह जल व वायु के संपर्क में नहीं आती। समझ रहे हो? तो जो धातु की सतह है उसके ऊपर रंग करते हैं ना हम लोग, धातु की कोई भी चीज़ लाते हैं लोहे की, उस पर रंग लगा देते हैं, पेंटिंग कर देते हैं, पेंट कर देते हैं ताकि सतह पे जंग ना लगे। यही तो करते हैं हम, है ना। जैसे किसान होता है, किसान अपने जो हल वगैरह है, जो भी चीज़ काम में नहीं आती उसको ऑयल लगा देता है या ग्रीस लगा देता है या डीजल का स्प्रे कर देता है और रख देता है छाया में, ताकि उसकी सतह के संपर्क में ना आए ऑक्सीजन और जंग ना लगे। समझ रहे? देखो इनकी सतह पर प्रतिसंक्षारक रसायन का स्प्रे भी करते हैं। एग्जाम्पल क्या है बच्चों? बिसफिनोल। क्या है? बिसफिनोल। ये क्या है? प्रतिसंक्षारक है, संक्षारण को रोकने वाला केमिकल है। ठीक है, देखो
धातु की सतह पर दूसरे सक्रिय धातु की परत चढ़ा देते हैं। किसकी? फॉर एन एग्जाम्पल जिंक हो गया, टिन हो गया, मैग्नीशियम हो गया आदि। जैसे आपके पास में जो भी बोरवेल होता है उसके पाइप हैं, तो क्या बोलते हैं उन पाइप को? जीआई के पाइप बोलते हैं ना, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, गैल्वेनाइज्ड पाइप बोलते हैं, ठीक है ना। इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वैद्युत परत जमना बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे आप लोग तार भी देखते हैं, कई तार होते हैं जिनको जीआई के तार बोलते हैं। आप कूलर वगैरह लेकर के आते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि भैया जीआई का बना हुआ है तो इस पे जंग नहीं लगेगी। तो वो सब क्या है? वो सब है कि किसी भी धातु, जो जिस धातु को हमें संक्षारण से रोकना है उसके ऊपर दूसरी धातु की परत जमा देना, ठीक है ना। और इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इस प्रक्रम को इलेक्ट्रोप्लेटिंग या गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ परत वाली धातु कैसे बचाती है? देखो, धातु खुद, चलो इसको रहने दो, ठीक है क्या? ये है अब हमारे पास में इनकी परत चढ़ाने का काम हमने कर दिया है। और ये अब, अच्छा इसमें देखो एक चीज़ आप ये देख सकते हैं कि ये काम कैसे करेंगे, ये काम कैसे करेंगे। देखो यहाँ परत के रूप में चढ़ी हुई धातु खुद ऑक्सीकृत हो जाती है तथा मुख्य धातु, कौन है मुख्य धातु? जिसके ऊपर हमने परत चढ़ाई है, जिसके ऊपर जो लोहे का पाइप है ना, तो वो पाइप तो बचा रह जाएगा और ऊपर जो परत है ना उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, मुख्य धातु बच जाती है, ठीक है। ये इसको बचाने के उपाय हैं। समझ में आ गया क्या बच्चों? चैप्टर अब हमारे पास में फिनिश हो रहा है। इसके बाद में एक छोटा सा लेक्चर आपको इसकी प्रॉब्लम्स का मैं रिव्यू करूंगा। आपको प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे करवा के दूंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आपको होपफुली समझ में आ रहा होगा। आप पॉज करके इसको नोट्स प्रॉपर बनाते रहिएगा, ढंग से पढ़िएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।